नमस्कार, आईना समाज न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं एहतशामुल हसन। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं आतिफ रशीद साहब। बातचीत करेंगे उनकी सियासी समाजी सफ़र पर। सर, आपको अभी वाइस चेयरमैन बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार जब से बनी है, पहले मैं माइनॉरिटीज कमीशन का मेंबर था। अभी मुझे यहाँ पर जो मुझसे पहले जो वाइस चेयरमैन थे, जब उनका टर्म पूरा हो गया तो मुझे वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी दे दी गई। और मेरे साथ एक और बात है कि हमारे यहाँ चेयरमैन नहीं है, तो मैं इस वक्त ऑफिशिएटिंग चेयरमैन भी हूँ नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन का। हम हर तरीके से माइनॉरिटीज के हुकूक की हिफाजत हो, इसकी चिंता देश भर में कर रहे हैं। हमने अपने यहाँ हियरिंग भी शुरू कर दी है। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम लोग हियरिंग दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। सर, आप अभी वाइस चेयरमैन हैं, आप अलग अलग डिजिग्नेशन पर रहे हैं, ओहदे पर रहे हैं। ये सब सफ़र तय करने में आपको थोड़ा सा बताएंगे अपने ज़िंदगी के बारे में, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा, समाजी सियासी क्या उतार चढ़ाव देखने को मिले आपको? देखिए, ऐसा है, मेरे दादा जो है वो दिल्ली में एक मस्जिद में इमाम थे, मस्जिद हाजी फखरुद्दीन आज़ाद मार्केट। उसी मस्जिद की मेरी पैदाइश है, उसी मस्जिद में मैं पैदा हुआ हूँ, आज़ाद मार्केट में। मेरे जो फादर थे वो एक एनडीएमसी के एक स्कूल में टीचर थे। मैं एक टीचर का बेटा हूँ और मैंने संघर्ष करा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं सत्यवती कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। दूसू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मैं मेंबर भी रहा। मैं एहतशाम भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहते रहते अपना व्यापार भी करता था और फुटपाथ पर चप्पलों की थड़ी लगाता था, लेडीज चप्पल बेचता था। और उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट भी खोला, छोटा सा रेस्टोरेंट उसको नाम दिया। वैसे तो वो चाय पराठे का होटल था, होटल समझ लीजिए, निजामुद्दीन में मैंने वो चलाया। अपना काम करता रहा, संघर्ष करता रहा, पार्टी में काम करता रहा। मुझे भारतीय जनता पार्टी से मेरा ताल्लुक रहा है। भारतीय जनता पार्टी में मैं निगम का चुनाव भी लड़ा, प्रदेश का अध्यक्ष रहा माइनॉरिटीज का। मुझे ये भी कहने में बड़ा फख्र है, आई एम द यंगेस्ट एवर मेंबर ऑफ द माइनॉरिटीज कमीशन। मैं 38 साल की उम्र में माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बन गया था। मुझे और भी इसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारी मिली। मैं युवा मोर्चा में काम करा, मैंने ऑल इंडिया के पार्टी के, और अजमेर दरगाह कमेटी का मेंबर भी रहा। अभी मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेंबर भी हूँ। तो मैंने ये जो ये सफर तय करा, ये अपने काम के, अपनी मेहनत, अपनी लगन, और मैंने ये साबित भी कर दिया है कि जिस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो किसी के काम को नहीं परखती है, वो मुस्लिम विरोधी है, मैंने कभी किसी की परिक्रमा नहीं करी, पार्टी का काम करा। पार्टी ने मुझे खुद बुलाकर, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने मुझे खुद बुलाकर ये जिम्मेदारी दी और ये कहकर दी कि आपके काम को हम मुहर लगाते हैं, स्तुति करते हैं। तो बहुत सारे लोग नकवी साहब के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, नकवी साहब के पास, पीएम साहब के पास, पार्टी के अध्यक्ष के पास, कि भाई इस जिम्मेदारी के लिए हम लोग आए। लेकिन उन्होंने भी, नकवी साहब ने वो बेस्ट नाम चुनकर आगे भेजे जो उनको लगा कि ये पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता। सर, आपकी ज़िंदगी संघर्ष से भरी रही है, जैसा कि आपने कहा कि बड़ी मेहनत की है आपने, बिजनेस में भी की है और पॉलिटिक्स में भी किया है। आज के जो नौजवान हैं और ख़ासतौर से आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो क्या आप उनसे कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो कहते हैं ना कि माइनॉरिटी बहुत पसमानदा है देश में, अपने को कैसे वो एक मेन स्ट्रीम में ला सके, अपने को कैसे मजबूत कर सके, क्या कुछ करना चाहिए उन्हें और किस लगन के साथ? जैसे कि आपने कहा कि आपने लगन किया, आप एक आइडियल के तौर पर पेश हो सकते हैं, आप क्या उन्हें कहना चाहेंगे? ठीक है, तो श्याम भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम और हमारी कम्युनिटी के लोग अक्सर अपनी नाकामियों का ठीकरा और लोगों के ऊपर फोड़ देते हैं। हम हर बात के पीछे आरएसएस, भाजपा और यहूदियों की साजिश बता देते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुस्लिम इलाकों में आप चले जाइए, रात को 4 बजे तक, 5 बजे तक नौजवान तबका जागता रहता है। कौन आरएसएस वाला उन्हें जगाने आता है? आप पढ़ते नहीं हैं, एजुकेशन फील्ड में आगे नहीं बढ़ते हैं, कौन आरएसएस बीजेपी वाला आपको मना करने के लिए आता है? जिसमें लगन होती है, जिसमें इच्छा शक्ति होती है, वो कर गुजरता है। हमें अब भीख मांगने के बजाय हमको कौम और मुल्क की तरक्की में भागीदार बनने की जरूरत है।
हम लोग आरक्षण की भीख मांग रहे हैं, हम लोग हाथ फैला रहे हैं सरकारी नौकरियों में भीख मांगने की, लेकिन टैलेंट को डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो हमारे भीतर का जो टैलेंट है उसको बाहर निकालने की जरूरत है। हम सबको मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर उन पहलुओं पर काम करने की जरूरत है जो हमसे छूट गए हैं। हमारे बहुत हमें आप बताइए, मुस्लिम बस्तियों में चले जाइए, 12-12 बजे तक नौजवान तबका सोता रहता है। अब आप मुस्लिम बस्तियों में जाकर चले जाइए, नशे का कारोबार परवान पर चढ़ रहा है, जुए का कारोबार परवान पर चढ़ रहा है। कौन आरएसएस बीजेपी वाला या यहूदी आ रहा है आपको ये करवाने के लिए? कौन आपका मजहब इस चीज की आपको इजाजत देता है? ठीक है, कोई इजाजत नहीं देता। आपको आगे बढ़ना है अगर बराबर मौके चाहिए तो बराबर मौके हासिल करने पड़ते हैं। आप देख लीजिए, आईएएस आईपीएस वो लोग बन रहे हैं इस वक्त जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारी सरकार में जब से ये मोदी जी की सरकार आई है तब से यूपीएससी में मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी को जबरदस्ती बढ़ा दिया है, हमने बराबर मौके फराहम करें तो वो लोग आगे आ रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं। बराबरी का हिस्सेदारी, तरक्की में बराबरी की हिस्सेदारी दें। इसलिए हमारी सबसे गुजारिश यही है कि आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए और इस मौके को अपने लिए एक रहमत समझिए और मुल्क की तरक्की और कौम की तरक्की में योगदान देने वाले बनिए। सर, एक सवाल पैदा होता है आपकी बातों से कि बराबरी का हिस्सेदार, सबका साथ सबका विकास। आपको नहीं लगता है कि आज जो माइनॉरिटी तबका और खास तौर से मुसलमान, उसको बीजेपी से जो टिकट्स मिलने चाहिए, उसका जो एक हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। आप देखेंगे टिकट के बंटवारे में हो या कहीं भी बहुत कम नाम नज़र आते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पार्टी जब ये सोचती है कि सबका साथ सबका विकास हो, वो स्ट्रीमलाइन में आए, तो क्या कहेंगे आप? एहतशाम भाई, जब चुनावी राजनीति होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो होती है जीत की, कैसे जीता जाए। जीतेंगे तभी तो सत्ता चलाएंगे ना। हमने 10 लोगों को लोकसभा टिकट दी, एक को भी नहीं जिताया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्तार अब्बास नकवी साहब को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, एमजे अकबर साहब को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, नजमा हेपतुल्ला जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, ठीक है ना जी। जफर इस्लाम साहब को राज्यसभा दी। हमने उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं दी लेकिन हमने मोहसिन रजा को मिनिस्टर बनाया, ठीक है ना। अब आप हमको वोट दिलवाने वाले बन जाइए, जीतने वाले, मैं वही कह रहा हूँ ना, जीतने वाले लोग देना शुरू कर दीजिए तो हम उनको टिकट भी देंगे। जब आप कम्युनिटी, आप सवाल हमसे मत करिए, सवाल उनसे करिए जिनको के कम्युनिटी को टिकट दी गई, उन्होंने नहीं जितवाया। आप मुझे बताइए, मुझे अभी पार्टी टिकट दे देगी, आप ही नहीं दे पाएंगे मुझको वोट, कितने लोग देंगे वोट? सर, इसकी वजह क्या है? इसका क्या कारण है? इसकी वजह यही है कि तथाकथित सेकुलरवादी पार्टियों ने पिछले 70 साल से मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर बनाकर रखा। उन्होंने ये संदेश दे दिया कि जाएंगे कहाँ। आप सब, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, कोई सी पार्टी हो आप उठाकर देख लीजिए, लालू जी हो, कोई मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ करा नहीं, लेकिन वो एक काम कर दिया, बीजेपी का डंडा दिखाओ और सेकुलर पार्टियों का झंडा थमाओ। लेकिन बीजेपी का ऐसा डर क्यों बैठा हुआ है मुसलमानों में कि वो बीजेपी का डंडा दिखा रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं होता है कि लोगों का जो डर है, वो जो डंडा दिखा रहे हैं वो डंडा न दिखा पाए कहीं ना कहीं? मुसलमानों को खुद अवेयर होने की आवश्यकता है ना। हमारे यूपी में सरकार है योगी जी की, योगी जी की सरकार 4 साल से चल रही है। कौन सा मुसलमान पर अन्याय हो गया? केंद्र में 6 साल से मुसलमानों, बीजेपी की सरकार चल रही है 7 साल से, कहाँ मुसलमानों पर अन्याय हो गया? तो आपको सोचने की आवश्यकता है ना कि 70 साल से जिन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के नेता साइकिल पर बैठ के 50 साल पहले आपसे वोट मांगने आते थे, वही उनकी औलादें तो आज बड़े बड़े बंगलों में पहुंच गई हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में वोट मांगने आ रहे हैं। आपका जहां झुग्गी था वहीं झुग्गी है अभी भी, है ना। आप तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी जिम्मेदार है, जिन्होंने 70 साल आपके वोटों पर सत्ता की राजनीति करी है, वो जिम्मेदार है। तो अवेयर होने की आवश्यकता है और धीरे धीरे ये अवेयरनेस बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, बढ़ रही है हर जगह, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो,
चाहे वो लद्दाख हो। इस तरफ कोशिश चल रही है कि लोगों में जो खौफ है, लोग डंटा जो दिखा रहे हैं, बीजेपी इन खौफ को, इस डंटा को मुसलमानों में जो पैदा की जा रही है उसको कम करें या उसको खत्म करें, देखिए किस तरह ये देखिए, प्रयास आप चल एक रही बात है। समझ लीजिए, बीजेपी का जो विकास का जो काम चलता है ना, वो वोट की राजनीति पर नहीं चलता। हम शौचालय बना रहे हैं तो सबके बना रहे हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो। प्रधानमंत्री आवास योजना का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी ने उठाया तो मुसलमानों ने उठाया, ग्रामीण वाला उठाकर रिकॉर्डों पर है, मेरे पास आयोग में रिपोर्ट है मेरे पास इस चीज की। ये जो गांव गांव बिजली पहुंचाने का माहौल है, मैंने उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत जी से पूछा, मैंने कहा मुसलमानों के गांव में इतनी बिजली क्यों पहुंचा रहे हो? बोले धन्यवाद दीजिए सपा बसपा को, कि उन्होंने उन्हीं गांवों को महरूम रखा, और हमने लक्ष्य रखा था कि हर गांव में बिजली पहुंचानी है, तो भाई वहां पहुंचेगी। तो हमारा विकास का काम जो है ना, वो धर्म और जाति के आधार पर नहीं होता, बल्कि सबका साथ और सबका विकास का ये जो हमारा नारा है, हम इसको संकल्पबद्ध होकर करते। अभी आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, आप नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिशिएटिंग चेयरमैन हैं, वैसे वाइस चेयरमैन हैं आप। क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं, आपकी जिम्मेदारी को संभालने के बाद क्या कुछ सोचते हैं कि ये काम और ये सब इधर उधर पहले फोकस किया जाना चाहिए? देखिए, मैं मेंबर के नाते भी मैं एक काम करता था कि मैं जन सुनवाई करता था, पब्लिक हियरिंग करता था, डिस्ट्रिक्ट में जाया करता था, और अभी कोरोना काल की वजह से थोड़ा रुक गया था। लेकिन अब हम आगामी इसी मंथ के एंड से ये हमने अपने दौरे शुरू दोबारा करने जा रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट के डीएम, कलेक्टर, एसडीएम्स के साथ बैठकर पब्लिक को बुला के जन सुनवाई करते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण वहीं के वहीं करते हैं। सर, अभी एक बिहार के वैशाली का मामला है, गुलनास का, क्या संज्ञान लिया गया माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से, या संज्ञान में है ये सारी बातें, या उस पर कुछ एक्शन वगैरह हुआ है? मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, जो आपके जिंदगी से है, कोई ऐसी बात जो आपकी जिंदगी की अनहोनी हो, अछूती हो, जो लोगों के लिए प्रेरणादायक हो, क्या है वो? आप थोड़ा सा बता दीजिए, इसी पर हम एंड करेंगे। नहीं, कोई ऐसा कोई प्रेरणादायक कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी बात को ये कह दूं कि ये मैं तो खुद लोगों से सीख रहा हूं। आप ये समझ लीजिए कि मैं एक ऐसे पिता का बेटा हूं जो टीचर थे, और उनके पास यजदी मोटरसाइकिल हुआ करती थी। तो वो मोहल्ले में जब उस यजदी मोटरसाइकिल से एंटर करते थे तो उसकी आवाज़ ज़्यादा हुआ करती थी, तो बंद करके पैदल लेकर आया करते थे कि किसी को तकलीफ ना हो जाए। मैं अभी भी यही कोशिश करता हूँ। मैं आयोग में बन गया हूँ, सरकारी गाड़ी, सरकारी मकान, सब कुछ। मैं कभी अपने गनर के साथ या सरकारी गाड़ी के साथ अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मुझे उन्हीं के कंधों पर बैठकर कब्रिस्तान जाना है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी बात से, मेरी ज़ात से, मेरे किसी भी काम से किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे। मैं सबसे यही चाहूँगा कि हो सकता है मेरी कोई बात, नरेंद्र मोदी जी को समर्थन करना अगर आपको बुरा लगता है तो वो मैं करता रहूँगा, ठीक है। इस सरकार के साथ खड़ा होना आपको अगर बुरा लगता है तो मैं करता रहूँगा। व्यक्तिगत रूप से मेरा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए और मेरे देश के हित के लिए बहुत अति आवश्यक है इनका, तो ये तो मैं करता रहूँगा। जो देश हित में होगा वो ज़रूर करूँगा। लेकिन इसके अलावा अगर मेरे से किसी को कोई तकलीफ पहुँचती है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लिए हमेशा